आज हम लोग लाभ और हानि के बारे में अध्ययन करेंगे। लाभ और हानि समझने के लिए सबसे पहले हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समझना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें जानेंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है। जैसे कि परिभाषा लिखा गया है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। यानी आप जो भी सामान खरीद रहे हैं उसको जितने रुपए में खरीद रहे हैं वो क्रय मूल्य होगी, और जो दुकानदार उसे बेच रहा है उसके लिए वही मूल्य विक्रय मूल्य का काम करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, तो दोनों एक तरह से सेम है। जो खरीद रहा है उसके लिए वही क्रय मूल्य बन जाएगी और जो बेच रहा है उसके लिए विक्रय मूल्य बन जाएगा। अब हम लाभ के बारे में बात करेंगे। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से ज़्यादा हो तो उसके अंतर से प्राप्त धनराशि को लाभ कहते हैं। मतलब ये हुआ, जैसे आपने कोई कलम खरीदा जिसका क्रय मूल्य 5 रुपये है, ठीक है, और उसको आप बेच रहे हैं 7 रुपये में। तो 7 रुपये में जब बेच रहे हैं तो आपको कितने रुपये लाभ हो रहा है? 2 रुपये का लाभ हो रहा है। यही आपका लाभ होगा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य मेरा कितना है? 7 है, और खरीदा कितने में? 5 में। तो जब 7 में बेच रहे हैं 5 में खरीद कर, तो 2 रुपये का लाभ होगा। तो हमारा इस प्रकार लाभ निकल जाएगा। इसी प्रकार हानि है। इसमें जैसे अगर हम कोई 5 रुपये का कलम ही खरीद रहे हैं और इसको बेच रहे हैं 4 रुपये में, तो जब 5 रुपये हम खरीद कर 4 रुपये में बेचेंगे तो हमको हानि होगी 1 रुपये की। 5 माइनस 4 बराबर 1 रुपीज़। तो ये हमारा हानि निकल के आएगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सॉरी, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको लिखेंगे हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये भी सही था, लेकिन विक्रय मूल्य यहाँ माइनस में हो जाता और यहाँ ये प्लस में हो जाता क्रय मूल्य, तब जाकर ये सही है। बाकी यहाँ चूंकि क्रय मूल्य क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य से बड़ा हो जाता है हानि में, इसलिए हम इसको हमेशा विक्रय मूल्य को माइनस में यहाँ रखेंगे और लाभ में विक्रय मूल्य को प्लस में रखेंगे। ठीक है, कुछ सवाल इसके भी देखते हैं। तुमने हानि बराबर हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ और हानि के पहले पार्ट में हम पहले इसके इंट्रोडक्शन दिए हैं। अब हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम बड़े क्वेश्चन की तरफ अग्रसर करेंगे। तो इस पार्ट में केवल बेसिक क्वेश्चन लिया गया है। जो अगला पार्ट आएगा उसमें थोड़े कठिन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जैसे राम ने कोई साइकिल खरीदा 10,000 रुपये में और उसको बेच रहा है 8,000 रुपये में। तो अब ये बताना है कि इसको लाभ हो रही है या हानि, लाभ या हानि। तो इसको कैसे निकालेंगे? हानि बराबर हो जाएगा, कितने में खरीद रहा है? 10,000 में। तो 10,000 माइनस बेच रहा है कितने में? 8,000 में। तो यहाँ पे इसको क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। कितने का? 2,000 का रुपए की हानि। बस ये इतना छोटा सा था। दूसरा क्वेश्चन में यदि मान लीजिए राम जो है 10,000 का साइकिल खरीद रहा है और इसी को 13,000 रुपये में बेच रहा है, तब इसको क्या होगा? इस कंडीशन में इसको 3,000 रुपये का लाभ होगा। चूंकि 10,000 में खरीद रहा है, इसको 3,000 कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है अलग से, तो दोनों को ऐड कर रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य बन रहा है। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं हम विक्रय मूल्य बराबर
क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, तो ये भी एक फार्मूला हुआ। और फिर हम लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज ने एक साइकिल खरीदा। ठीक है, यानी क्रय मूल्य कितना का है, साइकिल का। ये साइकिल का क्रय मूल्य है 8,000 रुपये। राज क्या कर रहा है, एक साइकिल खरीद रहा है और 500 रुपये का क्या किया, मरम्मत करवाया। 200 रुपये किराया दिया लाने में। ठीक है, और कितने में बेच रहा है, 12,000 में बेच दे रहा है। और बेचा कितने में, 12,000 रुपये में। और यदि अब पूछा जाए कि इसको राज को लाभ हुआ या हानि, तो यहाँ पे एक कंडीशन है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि जब हम इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो हम क्रय मूल्य 8,000 नहीं रखेंगे, क्योंकि साइकिल पे ही राज खर्च कर रहा है, उसका मरम्मत करवा रहा है 500 में, फिर 200 किराया दिया। ठीक है, तो इस साइकिल के लिए इतना खर्च हुआ, तो टोटल जो साइकिल का खर्च इसका पड़ जाएगा वो टोटल पड़ जाएगा 8,700 का। इसीलिए हम क्रय मूल्य में इन तीनों वैल्यू को जोड़ लेंगे, जैसे क्रय मूल्य किया 8,000 का और मरम्मत किया 500 का, 200 किराया का। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसमें हम व्यक्तिगत खर्च को नहीं जोड़ेंगे। जैसे अगर इसी में राज जो है 10 रुपये का या 20 रुपये का पानी पी लिया होता या किसी को दान दे दिया होता उस समय, तो उसमें नहीं ऐड किया जाता। जैसे हम आगे इस तरह का एक प्रश्न करेंगे, इसमें हम ये निकालेंगे कि इसको लाभ हुआ या हानि। तो इसमें राज को लाभ हो रहा है, कैसे पता चला, दिखा रहे हैं। खरीद रहा है कितने में, 8,700 रुपये में, और खरीद रहा है और बेच रहा है कितने में, 12,000 रुपये में। तो प्लस 12, 1 2 3, ये हो जाएगा माइनस में। तो ये माइनस में है तो इसका मतलब घट जाएगा इसमें से, तो 12,000 में से इतना जाएगा तो बच जाएगा 3,300 रुपया, और ये हो जाएगा इसका लाभ। चलिए दिखाते हैं। एक स्कूटर का मूल्य कितना है, 60,000 रुपये। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक स्कूटर खरीदा 60,000 रुपये में और उसकी मरम्मत करवा रहा है 20,000 रुपये में। 20,000 रुपये में मरम्मत करवा रहा है। मरम्मत करवा लिया इतना, और 500 रुपये का भोजन खाया रास्ते में, और उसको बेच रहा है 80,000 में। इस कंडीशन में हम ये पता करेंगे कि जिस व्यक्ति ने वो स्कूटर खरीदा उनको लाभ हुआ या हानि। तो सबसे पहले हम स्कूटर का क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य, जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्रय मूल्य उसको बोलते हैं जिस मूल्य में वह व्यक्ति उस सामान को खरीदा हो, और विक्रय मूल्य होगा कि जिसने बेचा है, कितने रुपए में बेचा है, वो उसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे। सबसे पहले स्कूटर का मूल्य नोट कर लेते हैं, 60,000, और फिर मरम्मत करवाया स्कूटर में तो 20,000 का, और फिर भोजन खाया। तो भोजन खाने वाले को हम ऐड नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि ये व्यक्तिगत खर्च के अंतर्गत आएगा। मतलब जो भी खर्च स्कूटर से रिलेटिव नहीं है हम उसको इसमें ऐड नहीं करेंगे, कभी नहीं। ठीक है, और बेच रहा है 80,000 रुपये में, तो सबसे पहले हम नोट कर लेंगे 80,000 रुपये तो ऐसे ही हो जा रहे हैं केवल क्रय मूल्य, और बेच रहा है कितने में, 80,000 में ही। तो 80,000 और माइनस 80,000, दोनों वैल्यू कट जाएगा 0। तो हम ये बोल सकते हैं न लाभ हुआ न हानि हुई, न लाभ न हानि। ठीक है,
अब ये तीसरे टाइप्स का क्वेश्चन है। इसमें हम देखेंगे कि जैसे एक दुकानदार है, आप उसके यहाँ चीनी खरीदने गए और वो 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम तौलता है। इस तरह के प्रश्नों में जैसे आपने चीनी खरीदा और दुकानदार ने 1 किलोग्राम के स्थान पे आपको 800 ग्राम तौल दिया, तो इस कंडीशन में हम पता करेंगे कि दुकानदार को लाभ हुआ या हानि। ठीक है। यदि आप 1 किलोग्राम चीनी लेने जाते हैं और दुकानदार 800 ग्राम ही तौलता है चीनी, ठीक है, तो इस कंडीशन में उसको लाभ होगा या हानि। तो इसमें लाभ निकालने का तरीका है, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो कमी कितने की है? 200 ग्राम की, यानी 200 ग्राम जो है उसका लाभ हो रहा है। तो लाभ, और हमें निकालना क्या? लाभ प्रतिशत, कितने परसेंट का उसको लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंट बराबर होगा, तो उसको लाभ हो रहा है 200 ग्राम का, उसको ऊपर लिख देंगे और कितने पे? 800 पे। और परसेंटेज में वैल्यू लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कोई वैल्यू दी गई है तो उसको अगर परसेंटेज में बदलना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि परसेंटेज हटाना होता तो 100 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है 25% का यहाँ पे उसको लाभ होगा। ठीक है, आगे हम जो दूसरा पार्ट आएगा बहुत बेहतर तरीके से उसमें प्रश्न स्लाइड के रूप में हम दिखाएंगे। कभी कभी आप लोग किसी मार्ट में या किसी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है किसी दुकान के सामने सेल डिस्काउंट 50% प्लस 50% ऑफ। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी वस्तु है वहाँ की तो बिल्कुल फ्री दी जाए। मतलब आप इसे ये समझ बैठना है कि 50% प्लस 50% यानी 100% ऑफ है उसका रेट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है, वो बिल्कुल फ्री नहीं होता है। जैसे किसी वस्तु का मूल्य यदि 500 रुपये है तो उस पर 50% प्लस 50% का जब रूल लगेगा तो उसको हम समझेंगे अभी। तो इसको बोला जाता है एकल बट्टा, ये इसको बोला जाता है बट्टा, एकल बट्टा, अनुक्रमिक बट्टा। ठीक है, ये सब इसको बोला जाता है क्रमिक बट्टा, क्रमागत बट्टा, अनुक्रमिक, सतत, लगातार, ये सब इसके कई नाम हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि 500 रुपये की कोई वस्तु है, मान लीजिए हमने कहा एक कमीज है, उसका मूल्य वहाँ पे 500 रुपये है, तो आपको कितने मिलेगा? तो पहले 500 रुपये का 50% निकालेंगे, 500 रुपये का 50% निकालेंगे तो कैंसल आउट हो गया 5 बार में, और 250 रुपये आ गया। और फिर ये तो एक हो गया, अब फिर हम 250 रुपये का 50% निकालेंगे, ₹125 आंसर। तो आपको कमीज 125 रुपये में मिलेगी। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं हम इस तरह के अनुक्रमिक बट्टे को। तो इसके बाद से याद रखिएगा कि बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई वस्तु फ्री में है, बल्कि उतने का 50% फिर जो आएगा उसका 50% वैल्यू ही हमारी सेल डिस्काउंट की ऑफ होती है।